आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग और आज अपन करेंगे अट्रैक्शन फोर्स के बारे में। तो देखिए अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग होता है और अपन को पढ़ना है केमिकल बॉन्ड में कौन कौन से फोर्स काम आएंगे। देखिए केमिकल जो बॉन्ड है उसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन पढ़ेंगे। बट ये जो वैन डर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक एटम कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो क्या होते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए जो वैन डर वाल फोर्स है, ये वैन डर वाल फोर्स गैसों में लगता है। जब गैस के आयंस एक दूसरे के मतलब बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, जैसे Cl और Cl, तो Cl2 बनाते हैं, Cl2 का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है वो क्या होता है, वैन डर वाल फोर्स। और इनर्ट गैस में भी मैंने आपको बताया था कि वैन डर वाल फोर्स इन पे काम करता है कि जो भी गैसियस कंपाउंड बनते हैं उनमें वैन डर वाल फोर्स लगता है। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है कि दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन आ जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे HF है तो एक HF जब दूसरे HF के साथ बॉन्ड बनाता है तो देखिए H और F और ये H और F, इस तरीके से क्या होता है H, F और H, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन आ गया, हाइड्रोजन। तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही बंधा हुआ होता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो वैन डर वाल फोर्स गैसों में काम आता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कौन आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। फिर होता है केमिकल बॉन्डिंग। तो जो केमिकल बॉन्ड है वो तीन टाइप के हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आज अपन करेंगे आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आयनिक बॉन्ड, आयनिक का मतलब होता है आयंस के अंदर बनेगा कुछ ना कुछ। तो आयंस क्या है, दो आयन यानी कि दो आयन Na+ और Cl- और क्या बनाते हैं NaCl। तो देखिए जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कोई कंपाउंड बनाते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। तो देखिए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है कि एक मेटल अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, नॉन मेटल को दे देता है और यहाँ पे आ जाता है मेटल पे पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यानी मेटल पे क्या, पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज, और क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि कोई आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये जो क्रिस्टल जालक होता है, ये देखिए क्रिस्टल जालक नाम क्यों दिया, क्योंकि जो कंपाउंड बनता है ये ऐसे बनता है, एक Na और एक Cl, एक Na और एक Cl। तो Na+ और Cl-, ये प्लस और ये क्या बनता है, माइनस। इस तरीके से अलग अलग लेयर बनती हैं। ये बन जाता है Cl, ये बन जाता है Na और ये बन जाता है Cl, ये बन जाता है Na। इस तरीके से क्या होती है, प्लस माइनस की लेयर बनती जाती हैं। ये आयनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है, यानी कि मेटल अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली नॉन मेटल को किस तरीके से दे देता है, ये अपन इसी NaCl के एग्जांपल से देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, सोडियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 281 होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, यानी कि 3s1 लास्ट में आता है, 3s1।
तो देखिए 2s2, 2p6 और 3s1। क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8 और 7। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को कंप्लीटली दे देता है तो देखिए क्या बनता है, सोडियम के पास में क्या बचेगा, सोडियम के पास में 2 और 8, यही है, एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो जब क्लोरीन का देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2, 8 और 8। ये 8 क्यों लिखा मैंने लास्ट में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। तो 2, 8, 8, यानी कि क्लोरीन सोडियम क्या बनाया Na+ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2, 8 और क्लोरीन ने क्या बनाया NCl- और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2, 8, 8। तो फिर स्टेबल हो गए ये। तो कौन कौन, Na+ का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है और Cl- का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। तो फिर ये NaCl क्यों बनाते हैं, NaCl बनाने की क्या जरूरत है इनको, क्योंकि बच्चों ने पूछा कि जब मैम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया तो ये तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो कंपाउंड यानी कि वो एटम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो सोडियम के भी बाहरी सेल में संयोजकता कोष में बोलूं या वैलेंस सेल में बोलूं 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और क्लोरीन के भी कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। बट ये कंबाइंड क्यों होते हैं, क्योंकि ये गैसियस स्टेट में होते हैं और जब गैसियस स्टेट में ये एटम है, आयंस है, तो ये स्टेबल नहीं है क्योंकि गैसियस स्टेट में आयंस दूर दूर होते हैं और ये क्या करते हैं, पास में आते हैं और इनके बीच में क्या लगता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और ये क्या बना लेते हैं, क्रिस्टल जालक का फॉर्मेशन कर लेते हैं, NaCl का निर्माण करते हैं। तो देखिए NaCl सबसे पहले तो एक आयनिक बॉन्ड की जब अपन बात करते हैं तो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं होता है, आयनिक बॉन्ड सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। देखिए अपन कभी भी ऐसे नहीं लिखते Na और Cl के बीच में बॉन्ड, जबकि कोवलेंट बॉन्ड में अपन बॉन्ड लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, अपन लिखते हैं HCl, अपन लिखते हैं CH4, तो CH4 में भी बॉन्ड लगता है। देखिए अपन लिखते हैं NH3, तो इनमें भी अपन बॉन्ड लगाते हैं। बट NaCl के बीच में क्या होता है, Na+ और Cl-। तो जब Na+ और Cl- पास में आते हैं तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है और यही क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो आयनिक बॉन्ड का मतलब समझे कि एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा। मेटल क्या करेगा, अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, नॉन मेटल को, यानी कि आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है और क्या बना देते हैं, NaCl, एक क्रिस्टल जालक बन जाता है। अब देखिए ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इसका, इसमें Na+ और Cl- ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अपन ने देख लिया। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे अपन बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या होता है 4s2, यानी कि 3d में जाना चाहिए था। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में करवा चुकी हूँ। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, 8, 8 और 2, यही है किसका, कैल्शियम का। जबकि इसके साथ में 2 Cl2 जुड़ते हैं, कैल्शियम के साथ क्या जुड़ते हैं, 2 Cl2 जुड़ते हैं। तो 2 Cl2 जुड़ेंगे कैसे, एक Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वही 2, 8, 7 और दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 7। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे और एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दे दे, तो दोनों क्लोरीन के पास क्या हो जाते हैं, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये क्या बन जाता है, CaCl2 बन जाता है। समझ में आ रहा है आपको कैसे बना CaCl2, एक बार देखिए।
कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो ये है, लास्ट का वैलेंस सेल की बात देखते हैं तो अपना 3s2 3p6 और 4s2। तो देखिए ये है s के 2 इलेक्ट्रॉन और ये है p के 6 इलेक्ट्रॉन और ये है अपना s का इलेक्ट्रॉन। s2 में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास में क्या होता है, 3s2 3p5। दूसरा Cl के पास में भी क्या होता है, 3s2 3p5। अब देखिए होगा क्या, ये एक कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3s2 3p6 और दूसरे क्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3s2 3p6। तो देखिए क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कैल्शियम का भी ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से गायब हो गए और किसके पास आ गए, नॉन मेटल क्लोरीन के पास आ गए। इस तरीके से क्या बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनेगा, ये क्लोरीन सॉरी कैल्शियम है और ये क्या है, एक क्लोरीन और ये क्या है, 2 क्लोरीन। पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास में, 6 और 1 7 और एक क्या आ गया, कैल्शियम की तरफ से आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। ये ही क्लोरीन के पास में थे 4 5 6 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम की तरफ से आ गया और कैल्शियम के पास में 2 पॉजिटिव, ये इससे अट्रैक्शन करेगा और इधर भी, यानी कि CaCl2 का फॉर्मेशन होगा। तो CaCl2 का बोलूं, ये भी आयनिक कंपाउंड्स है, या फिर NaCl का अपन ने एग्जांपल लिया था, ये भी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है। अब ये आयनिक कंपाउंड्स बनने के बाद में कुछ फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो आयनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब आप देखिए ये जो कोवलेंट कंपाउंड है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इन पे एक सेपरेट वीडियो बनेगा। तो जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो देखते हैं क्या ऐसे कारक हैं जो अपने आयनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए आप, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो कौन से कारक है, उनमें से एक आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल में करवा चुकी हूँ, डिटेल से अपना वीडियो है आयनाइजेशन एंथैल्पी पे, आप जाके देख सकते हो। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री मंथन पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है, तो मैंने आपको बताया है कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। कैसे, कोई एटम है और वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, आइसोलेटेड है, यानी कि विलगित गैसीय परमाणु भी बोला जाता है। तो आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में कोई एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो अब आयनाइजेशन एंथैल्पी का आयनिक बॉन्ड से क्या मतलब है, ये इसलिए है क्योंकि मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं जब भी कैटाइन बनाएंगे। जैसे Na ने क्या किया था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला था, तभी इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आया था, तभी ये कैटाइन बना था। तो जब मेटल की इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, यानी कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो ये आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जितनी कम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही जल्दी यहाँ से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये क्या करेंगे, आयनिक बॉन्ड जल्दी फॉर्मेशन होगा। तो देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा।
दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है ये क्या है कि वो ही कोई गैसियस एटम है, आइसोलेटेड है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो क्या करते हैं ये एटम एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी बाहर निकालते हैं, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ होगी, नॉन मेटल में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ते हैं, नॉन मेटल में। जितनी इसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ही तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड अच्छे से बनेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाए, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कम होना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज्यादा होना, ये दोनों कारक क्या करते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। एक नाम और आता है लैटिस एनर्जी। ये लैटिस एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी पे वैसे सेपरेट वीडियो बनेगा, बट यहाँ देखिए लैटिस एनर्जी होती क्या है कि जब एक कैटाइन और एक एनाइन गैसियस स्टेट में किसी एक मोल आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो जो रिलीज एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी होती है। जब मान लो ये सोडियम है, ये गैसियस स्टेट में है, और ये क्लोरीन है गैसियस स्टेट में है, और ये क्या बनाए, एक मोल NaCl बनाए, एक मोल NaCl। तो एक मोल NaCl के फॉर्मेशन पे जो रिलीज एनर्जी होती है वो क्या होती है, लैटिस एनर्जी होती है। तो लैटिस एनर्जी का भी क्या होना, हाई होना। लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी क्या होगा, आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनेगा। और इनकी एक कंडीशन और होती है, देखिए एक है लैटिस एनर्जी, एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये दोनों का जो सम होता है ये ज्यादा होना चाहिए, किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से, तब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है, अच्छा माना जाता है। ये कंडीशन फेवरेबल होती है आयनिक बॉन्ड के लिए, यानी कि लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से। यहाँ मैंने क्या बताया कि जब कोई भी आयनिक बॉन्ड बनता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कम होना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ज्यादा होना, और लैटिस एनर्जी का भी ज्यादा होना। लैटिस एनर्जी ज्यादा क्यों, क्योंकि जब कोई दो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये है एक मेटल और एक नॉन मेटल, ये दोनों जितने पास में आएंगे उतने ही क्या होगा, आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। और लैटिस जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है, मतलब फोर्स ही है एक तरीके का, तो ये क्या है कि ये Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखिए ये चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R यानी कि साइज बोल सकते हैं अपन इसको, तो साइज के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज्यादा छोटा साइज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, लैटिस एनर्जी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग में अपन ने क्या देखा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी। अब अपन देखते हैं कि कुछ जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आयनिक बॉन्ड की। तो देखिए आयनिक बॉन्ड की जनरल प्रॉपर्टी, अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज क्या है आयनिक बॉन्ड की। तो सबसे पहले है फिजिकल स्टेट, यानी कि जो भौतिक अवस्था होती है वो क्या होती है इन आयनिक बॉन्ड्स में। तो अपन सबने आयनिक बॉन्ड देखा है NaCl में, और NaCl क्या होता है, ये होता है साल्ट, नमक, जिसको अपन जानते हैं सब लोग। ये आप नमक का एग्जांपल लेके एक समझ सकते हैं कि जो साल्ट होता है वो क्या होता है, सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में होता है। तो जो फिजिकल स्टेट यानी जो बाहर से देखने पे अपन को पता चले कि जितने भी आयनिक बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले ठोस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। और जो सॉलिड स्टेट होगा तो वो क्या होगा, बाहर से देखने पे
क्या दिखाई देंगे, ये ठोस अवस्था में दिखाई देंगे। अब देखिए फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट का मतलब बाहर से देखकर किसी चीज का पता लगाना। तो जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। और ये क्या है, एग्जांपल किसका दिया है मैंने, साल्ट या नमक का दिया है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होता है, देखिए जैसे कोई आयन्स बनेगा तो आयन बनेंगे तो पास पास में आएगा, ये जो एटम होंगे ये पास पास में होंगे। और जब एटम पास पास में होंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में, यानी कि जब इनके बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट बोलूं या की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, दोनों ही क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं। सॉलिड होंगे तो सॉलिड का बोलूं कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, दोनों ही हाई होते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि विद्युत की चालकता। तो देखिए अपन नमक से समझ सकते हैं कि जो साल्ट होता है उस सॉलिड स्टेट में अगर आप एक वायर डिप करेंगे उसके अंदर तो नमक में कोई करंट नहीं आएगा। बट जैसे ही नमक के अंदर पानी डालें और पानी के अंदर अपन क्या करें, वायर डिप करें, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। बट जैसे ही इसमें पानी मिलाया जाता है तो पानी मिलाएंगे तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब आयन दूर दूर हो जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब ये आयंस में टूट जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आयन का फ्लो ही तो क्या होता है, विद्युत धारा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो आयनों में टूटने के कारण क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होने लगता है। यानी कि जब कोई भी आयनिक बॉन्ड होगा सॉलिड स्टेट में जब तक है, जब तक उसमें क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। बट जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, एक्वस स्टेट में आ जाता है, तब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है। अब देखिए बात करते हैं कि ये जो आयनिक रिएक्शंस हैं ये क्या है। तो आयनिक रिएक्शंस मतलब वेरी फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है आयनिक रिएक्शंस। कैसे, 10 टू द पावर -8 सेकेंड में तो क्या हो जाती है, रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं। देखिए अपन इसकी रिएक्शंस की रेट भी आयनिक कंपाउंड्स में नहीं निकाल सकते। रिएक्शंस की रेट होती है वो अपन कोवलेंट कंपाउंड्स में निकालते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी अपन रिएक्शंस रेट निकालेंगे वो सब क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड में ही अपन देखेंगे। तो आयनिक बॉन्ड, आयनिक रिएक्शंस क्या होती है, जैसे NaCl है, NaCl की अगर AgNO3 के साथ रिएक्शंस करवाई जाती है तो क्या बनता है, AgCl। और AgCl की क्या आती है, व्हाइट PPT आती है, अपन को पता है। जो ये AgCl होता है ये व्हाइट PPT आती है। जिस भी रिएक्शंस के अंदर ये PPT बनती हैं वो क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं और ये बना लेता है NaNO3। तो ये जो आयनिक रिएक्शंस बोलते हैं इनको, ये बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इनमें रिएक्शंस रेट डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए जो रिएक्शंस होती हैं, आयनिक जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, आयनिक आयंस में होती हैं। यानी कि ये आयन बनेंगे, आयंस बनते ही क्या होगा, आपस में ये प्रोडक्ट बना लेते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने में इनको टाइम नहीं लगता। अब आती है कि ये हार्ड होते हैं, सबको पता है कि जो हार्ड होते हैं यानी कि ये कठोर होते हैं, और दूसरे भंगुर प्रकृति के भी होते हैं। ये कैसे, जैसे ये सॉलिड है तो सॉलिड की लेयर क्या होती है, इस तरीके से एक लेयर होती है और इस तरीके से दूसरी लेयर होती है। देखो सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है वो 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से। अब देखिए ये हार्ड तो इसलिए है क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इधर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और ये भंगुर क्यों बोला मैंने, भंगुर का मतलब होता है जैसे अपना कांच होता है, शीशा होता है, मिरर होता है। तो मिरर क्या होता है कि कुछ मतलब ऐसे दिखने में तो सॉलिड दिखता है, बट उस पे जरा सा उसको क्या करते हैं, अगर अपन देखें कि ये क्या हो जाता
जाता है, जल्दी टूट जाता है, तो इसको बोलते हैं भंगुर प्रकृति। तो जैसे ये सॉलिड है, इस पे जैसे ही इसको क्या करेंगे, एक लेयर को अगर अपन धक्का मारेंगे तो सारी की सारी लेयर क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। इसको बोलते हैं भंगुर प्रकृति। अब देखिए क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, इनकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती है, अदिशात्मक प्रकृति होती है आयनिक बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, अब पॉजिटिव चार्ज को क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए। अब ये नेगेटिव चार्ज इधर से भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज इधर से भी मिल सकता है, और नेगेटिव चार्ज इधर से भी मिल सकता है, नेगेटिव चार्ज इधर से भी। जिस दिशा से नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा, ये क्या बना लेते हैं, आयन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और आयनिक बॉन्ड बन जाता है। तो आयनिक बॉन्ड होते हैं, उनकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती, ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं। ये क्या है कि इनकी लैटिस एनर्जी, तो देखिए लैटिस एनर्जी और सोल्युबिलिटी पे मैं कंबाइंड अलग से एक नया अलग अलग वीडियो बनेंगे दोनों पे। तो सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। तो लैटिस एनर्जी होती है एक गैसियस कैटाइन और गैसियस एनाइन, जब आपस में फॉर्मेशन करके एक मोल आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, तो जब एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी बाहर निकलेगी वो एनर्जी कहलाती है लैटिस एनर्जी। जैसे Na गैसियस कैटाइन होगा और Cl माइनस गैसियस एनाइन होगा, और दोनों का फॉर्मेशन होगी क्या बनेगा, NaCl। और जब ये NaCl बनेगा तो एक एनर्जी बाहर निकलेगी, उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये एनर्जी बाहर क्यों निकली, क्योंकि जब ये आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो ये स्टेबिलिटी आती है इसमें, यानी कि ये स्टेबल होता है, और जब कोई सिस्टम स्टेबल होता है तो वो अपनी एनर्जी को क्या करता है, कम करता है। तो ये ही एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी। और सोल्युबिलिटी जो होती है, ये होती है विलयता, यानी कि जो ये कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं, यानी कि किस में विलय हो जाते हैं, जल की बात करें या किसी भी सोल्यूबल साल्ट की बात करें, उसमें क्या हो जाते हैं, ये विलय हो जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, ये हाइड्रेशन एंथैल्पी पे आएगा। तो ये इन दोनों पे तो मैं क्या बनाऊंगी, अलग से लैटिस एनर्जी पे वीडियो आएगा और सोल्युबिलिटी पे भी अलग से वीडियो आएगा। अब ये समझ में आया फिजिकल स्टेट क्या होती है, ठोस होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है, आयनिक जो बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते, बट लिक्विड स्टेट में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं। आयनिक रिएक्शंस वेरी फास्ट होती हैं, बहुत जल्दी होती हैं, हार्ड होते हैं, भंगुर होते हैं, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि इनकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती है। आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जब